नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। प्रातःकाल जी हुई मनोहर की आत्महत्या का समाचार विदित हुआ जेल में हाहाकार मच गया। जेल के दरोगा, अमले, सिपाही, पहरेदार सबके हाथों के तोते उड़ गए। जरा देर में पुलिस को खबर मिली। तुरंत छोटे बड़े अधिकारियों का दल आ पहुंचा। मौके की जांच होने लगी। जेल कर्मचारियों के बयान लिखे जाने लगे। 1 घंटे में सिविल सर्जन और डॉक्टर प्रियनाथ भी आ गए। मजिस्ट्रेट, कमिश्नर और सिटी मजिस्ट्रेट का आगमन हुआ। दिन भर तहकीकात होती रही। दूसरे दिन भी यही जमघट रहा और यही कार्यवाही होती रही। लेकिन सांप मर चुका था। उसकी भाभी को लाठी से पीटना व्यर्थ था। हाँ, जेल कर्मचारियों पर बन आई। जेल दरोगा 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए गए। रक्षकों पर कड़े जुर्माने हुए। जेल के नियमों में सुधार किया गया। खिड़की पर दोहरी छड़ें लगा दी गई। शेष अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ियाँ न डाली गई थीं, अब दोहरी हथकड़ियाँ डाल दी गईं। प्रेम शंकर ये खबर पाते ही दौड़ कर जेल आए, पर अधिकारियों ने उन्हें फाटक के सामने से ही भगा दिया। अब तक जेल कर्मचारियों ने उनके साथ सब प्रकार की रियायत की थी। अभियुक्तों से उनकी मुलाकात करा देते थे। उनके यहाँ से आया हुआ भोजन अभियुक्तों तक पहुँचा देते थे, पर आज उन सब का रुख बदला हुआ था। प्रेम शंकर जेल के सामने खड़े सोच रहे थे, अब क्या करूं? पुलिस का प्रधान अफसर जेल से निकला और उन्हें देखकर बोला, ये तुम्हारे ही उपदेशों का फल है। तुम्ही ने शेष अपराधियों को बचाने के लिए ये आत्महत्या कराई है। जेल के दरोगा ने भी उनसे इसी तरह की बातें की। इन तिरस्कारों से प्रेम शंकर को बड़ा दुख हुआ। उन्हें नए नए अनुभवों की पाठशाला सा जान पड़ता था। ये पहला ही अवसर था कि उनकी दयालुता और सदिच्छा की अवहेलना की गई। वह आधे घंटे तक चिंता में डूबे वहीं खड़े रहे, तब अपने झोपड़े की ओर चले, मानो अपने किसी प्रिय बंधु की दाह क्रिया करने आ रहे हों। घर पहुंचकर वह फिर इन्हीं विचारों में मग्न हुए। कुछ समझ में न आता था कि जीवन का क्या लक्ष्य बनाया जाए। क्षुद्र लौकिकता से चित्र को घृणा होती थी। उत्कृष्ट नियमों पर चलने के नतीजे उल्टे होते थे। उन्हें अपनी व्यवस्था का ऐसा निराशाजनक अनुभव कभी न हुआ था। मानव बुद्धि कितनी भ्रमयुक्त है, उसकी दृष्टि कितनी संकीर्ण, इसका ऐसा स्पष्ट प्रमाण कभी न मिला था। यद्यपि वह अहंकार को अपने पास न आने देते थे, पर वह किसी गुप्त मार्ग से उनके हृदय स्थल में पहुंच जाता था। अपने सद्कार्य तो सफल होते देखकर उनका चित्त उल्लसित हो जाता था। हृदय कणों में किसी ओर से मंद स्वरों में सुनाई देता था, मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन ऐसे प्रत्येक अवसर पर ही क्षण के उपरांत उन्हें कोई ऐसी चेतावनी मिल जाती थी कि उनके अहंकार को चूर चूर कर देती थी। मूर्ख, तुझे अपनी सिद्धांत प्रियता का अभिमान है, देख वह कितने कच्चे हैं। तुझे अपनी बुद्धि और विद्या का घमंड है, देख वह कितनी भ्रांतिपूर्ण है। तुझे अपने ज्ञान और सदाचार का गुरूर है, देख वह कितना अपूर्ण और भ्रष्ट है। क्या तुम्हें निश्चय है कि तुम्हारी ही उत्तेजनाएं गौस खां की हत्या का कारण नहीं हुई? तुम्हारे ही कटु उपदेशों ने मनोहर की जान नहीं ली? तुम्हारी ही वक्र नीति पालन ने ज्ञान शंकर की श्रद्धा को तुमसे विमुख नहीं किया? ये सोचते सोचते उनका ध्यान अपनी आर्थिक कठिनाइयों की ओर गया। अभी न जाने ये मुकदमा कितने दिनों तक चलेगा। इरफान अली कोई 3,000 ले चुके और शायद अभी उनका इतना ही बाकी है। गन्ने तैयार हैं, लेकिन 1,000 रुपये से ज़्यादा न ला सकेंगे। बेचारे गांव वालों को कहाँ तक दबाऊं? फलों से जो कुछ मिला वह सब खर्च हो गया। किसी को अभी हिसाब तक नहीं दिखाया। न जाने यह सब अपने मन में क्या समझते हों। लखनपुर की कुछ खबर न ले सका। मालूम नहीं उन दुखियों पर क्या बीत रही है। अकस्मात भोला की स्त्री बुधिया आकर बोली, बाबू 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और आपका हलवाहा मेरी जान खाए जाता है। बताइए मैं क्या करूं? क्या चोरी करूं? दिन भर चक्की पीसती हूं और जो कुछ पाती हूं वह सब गृहस्थी में झोंक देती हूं। किस पर भी भरपेट दाना नसीब नहीं होता। आप उसके हाथ में तलब न दिया करें।
सब जुए में उड़ा देता है। आप उसे न डांटते हैं न समझाते हैं। आप समझते हैं कि मजदूरी बढ़ाते ही वह ठीक हो जाएगा। आप उसे 1000 का महीना भी दें तो भी उसके पूरे न पड़े। आज से आप तलब मेरे हाथ में दिया करें। प्रेम शंकर, जुआ खेला तो उसने छोड़ दिया था। बुधिया, वही 2-1 महीने नहीं खेला, बीच बीच में कभी छोड़ देता था, लेकिन उसकी तो लत पड़ गई है। आप तलब मुझे दे दिया करें, फिर देखूं कैसे खेलता है। आपका सीधा स्वभाव है, जब मांगता है तभी निकाल कर दे देते हैं। प्रेम, मुझसे तो यही कहता है कि मैंने जुआ छोड़ दिया। अब जब कभी रुपए मांगता है तो सहज कहता है कि खाने को नहीं है, ना दूँ तो क्या करूँ। बुधिया, तभी तो उसके मिजाज नहीं बनते। कुछ पेशगी तो नहीं ले गया है। प्रेम, उसी से पूछो, ले गया होगा तो बताएगा ना। बुधिया, आपके यहाँ हिसाब नहीं है क्या। प्रेम, मुझे कुछ याद नहीं है। बुधिया, आपको याद नहीं है तो मैं बता चुका। शराबियों जुआरियों के कहीं ईमान होता है। प्रेम, क्यों, क्या शराब से ईमान धुल जाता है। बुधिया, धुल नहीं जाता तो और क्या। देखिए, बुला के आपके मुंह पर पूछती हूँ। यह नारायण निगोड़ा तलब की तलब उड़ा देता है, उस पर पेशगी लेकर खे डालता है। अब देखूँ कहाँ से भरता है। ये कहकर वह झल्लाई हुई गई और जरा देर से भोला को साथ लिए आई। भोला की आंखें लाल थी, लज्जा से सिर झुकाया था। बुधिया ने पूछा, बताओ तुमने बाबूजी से कितने रुपए पेशगी लिए हैं। भोला ने स्त्री की ओर सक्रोध नेत्रों से देखा और कहा, तू कौन होती है मुझे पूछने वाली। बाबूजी जानते नहीं क्या। बुधिया, बाबूजी तो पूछते हैं, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। भोला, इनके ऊपर लाखों आते हैं और मैं इनका जन्म भर का गुलाम हूँ। बुधिया, देखा बाबूजी, कहती थी ना वह कुछ न बताएगा। जुआरी कभी ईमान के सच्चे हुए कि यही होगा। भोला, तू समझता है कि मैं बातें बना रहा हूँ। बातें उनसे बनाई जाती हैं जो दिल के खोटे होते हैं, जो एक धेला देकर पैसे का काम कराना चाहते हैं। देवताओं से बात नहीं बनाई जाती। ये जान इनकी है, ये तन इनका है, इशारा भर मिल जाए। बुधिया, अरे जालिए कहीं के। बाबूजी 20 बार समझा के हार गए। तुझसे एक जुआ तो छोड़ा नहीं जाता, तो और क्या करेगा। जान पर खेलने वाले और होते हैं। भोला, झूठी कही कि मैं कब जुआ खेलता हूँ। प्रेम, सच कहना भोला, क्या तुम अब भी जुआ खेलते हो। तुम मुझसे कई बार कह चुके हो कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। भोला का गला भर आया। नशे में हमारे मनोभाव अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाते हैं। मैं जोर से रोने लगा। जब ग्लानि का बेग कम हुआ तो सिसकियाँ लेता हुआ बोला, मालिक, यह आपका एक हुक्म है जिसे मैंने टाला और कोई बात न टाली। आप मुझे यहीं बैठकर सिर पर 100 जूते गिन कर लगाए। ये भूत उतरेगा। मैं रोज़ सोचता हूँ कि अब नहीं खेलूँगा, पर सांझ होते ही मुझे जैसे कोई ढकेल कर फड़ की ओर ले जाता है। मैं आपसे झूठ बोला, आपसे कपट किया, भगवान मेरी क्या गति करेंगे। यह कहकर वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। लज्जा भाव की ये पवित्रता देखकर प्रेम शंकर की आंखें भर आईं। वह शराबी और जुआरी भोला, जिसे वे नीच समझते थे, ऐसा पवित्र आत्मा, ऐसा निर्मल हृदय था। उन्होंने इसे गले लगा लिया। तुम रोते क्यों हो, तुम्हें कुछ कहना थोड़े ही है। बोला, आपका कुछ न कहना ही मुझे मार डालता है। मुझे गालियाँ दीजिए, कोड़े से मारिए, तब ये नशा उतरेगा। हम लातों के देवता बातों से नहीं मानते। प्रेम, तुम्हारी तलब बुधिया को दे दिया करूं। बोला, जी हाँ, आज से मुझे एक कौड़ी भी न दिया करे। प्रेम, बुधिया से? लेकिन जो वह जुए से भी बुरी कोई आदत पकड़ ले तो। बुधिए, जुए से बुरी चोरी है। जिस दिन इसे चोरी करते देखूंगी जहर दे दूंगी। मुझे राण बनना मंजूर है, चोर की लुगाई नहीं बन सकती। उसने भोला का हाथ पकड़कर घर चलने का इशारा किया और प्रेम शंकर के लिए एक जटिल समस्या छोड़ गई। डॉक्टर इरफान अली सोच रहे थे, मनोहर की आत्महत्या का शेष अभियुक्तों पर क्या असर पड़ेगा। कानूनी ग्रंथों का ढेर सामने रखा हुआ था। बीच में विचार करने लगते थे, मैंने ये मुकदमा नाहक लिया। यह रोज़ 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और अभी मालूम नहीं कितने दिन लगेंगे। फिर रुपए की तरफ ध्यान गया। कितना ही चाहता हूँ कि दिल को इधर ना आने दूँ, मगर ख्याल आ ही जाता है। वकालत छोड़ते भी नहीं बनती। ज्ञान शंकर से प्रोफेसरी के लिए कह तो आया, लेकिन जो सचमुच ये जगह मिल गई तो टेढ़ी खीर होगी। मैं अब ज़्यादा दिनों तक इस पेशे में नहीं रह सकता, और ना सही तो सेहत के लिए ज़रूर छोड़ देना पड़ेगा। बस यही चाहता हूँ कि घर बैठे
1,000 रुपये माहवारी रकम मिल जाया करे। अगर प्रोफेसरी में 1,000 रुपये भी मिले तो काफ़ी होगा। नहीं, अभी छोड़ने का वक्त नहीं आया। 3 साल तक सख्त मेहनत करने के बाद अलबत्ता छोड़ने का इरादा कर सकता हूँ, लेकिन इन 3 वर्षों तक मुझे चाहिए कि रियासत और मुरौवत को बालाए ताक पर रख दूँ। सबसे पूरा मेहनताना लूँ, वरना आजकल की तरह फंसता रहा तो ज़िंदगी भर छुटकारा न होगा। हाँ, तो आज इस मुकदमे में बहस होगी। उफ, अभी तक तैयार नहीं हो सका। गवाहों के बयान पर निगाह डालने का भी मौका न मिला। खैर, कोई मुजायफा नहीं, कुछ न कुछ बातें तो याद ही हैं। बहुत कुछ उधर के वकील की तकरीर से सूझ जाएगी। ज़रा नमक मिर्च और मिला दूँगा। खासी बहस हो जाएगी। यह तो रोज़ का ही काम है, इसकी क्या फिक्र। इतने में अमौली की राजा साहब की मोटर आ पहुंची। डॉक्टर साहब ने बाहर निकलकर राजा साहब का स्वागत किया। राजा साहब अंग्रेजी में कोरे, लेकिन अंग्रेजी रहन सहन, रीत नीति में पारंगत थे। उनके कपड़े बिलात से सिलकर आते थे। लड़कों को पढ़ाने के लिए लेडियां नौकर थीं और रियासत का मैनेजर भी अंग्रेज़ था। राजा साहब का अधिकांश समय अंग्रेजी दुकानों की सैर में कटता था। टिकट और सिक्के जमा करने का उन्हें शौक था। थिएटर जाने में कभी नागा न करते थे। कुछ दिनों से उनके मैनेजर ने रियासत की आमदनी पर हाथ लपकाना शुरू किया था, लेकिन इसीलिए उसे हटाना चाहते थे, किंतु अंग्रेज अधिकारियों के भय से साहस न होता था। मैनेजर स्वयं राजा को कुछ न समझता था। आमदनी का हिसाब देना तो दूर रहा। राजा साहब इस मामले को दीवानी में लाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मैनेजर साहब की जज से गहरी मैत्री थी, इसीलिए अदालत के और वकीलों ने इस मुकदमे को हाथ में लेने से इनकार कर दिया। निराश होकर राजा साहब ने इरफान अली की शरण ली। डॉक्टर साहब देर तक उनकी बातें सुनते रहे, बीच बीच में तस्कीन देते थे। आप घबराए नहीं, मैं मैनेजर साहब से एक एक कौड़ी वसूल कर लूँगा। यहाँ के वकील दब्बू हैं, खुशामदी टट्टू, पैसे को बदनाम करने वाले। हमारा पैसा आज़ाद है। हक की हिमायत करना हमारा काम है, चाहे बादशाह से ही क्यों ना मुकाबला करना पड़े। आप जरा सब्र करें, मैं सब बातें ऐसी खूबसूरती से तय कर दूंगा कि आप पर छींटा भी ना आने पाएगा। अकस्मात तार के चपरासी ने आकर डॉक्टर साहब को एक तार का लिफाफा दिया। ज्ञान शंकर ने एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए 500 रुपये रोज पर बुलाया था। डॉक्टर महोदय ने राजा साहब से कहा, यह पेशा बड़ा मूजी है, कहीं आराम से बैठना नसीब नहीं होता। रानी गायत्री देवी का तार है, गोरखपुर बुला रही हैं। राजा, मैं अपने मुकदमे को मुलतवी नहीं कर सकता। मुमकिन है मैनेजर कोई और चाल खेल जाए। डॉक्टर, आप मुतलक अंदेशा न करें, मैंने मुकदमे को हाथ में ले लिया। आप अपने दीवान साहब को भेज दीजिएगा, वकालतनामा तैयार हो जाएगा। मैं कागजात लेकर फ़ौरन दावा दायर कर दूंगा। गोरखपुर गया तो आपके कागजात लेता जाऊंगा। घड़ी में 10 बजे खान सामान्य दस्तरखान बिछाया। भोजनालय इस दफ्तर के बगल में ही था। मसाले की सुगंध कमरे में फैल गई, लेकिन डॉक्टर साहब अपना शिकार फंसाने में तल्लीन थे। भय होता था मैं भोजन करने चला जाऊं और शिकार हाथ से निकल न जाए। लगभग आधा घंटे तक राजा साहब से मुकदमे के संबंध में बातें करते रहे। राजा साहब के जाने के बाद वे दस्तरखान में गए। खाना ठंडा हो गया था। 2-4 ही कौर खाने पाए कि 11 बज गए। दस्तरखान से उठ बैठे, जल्दी जल्दी कपड़े पहने कचहरी चले। रास्ते में पछताते जाते थे कि भरपेट खाना भी नहीं खा पाया। आज पुलाव कैसा लजीज बना था। इस पैसे का बुरा हो, खाने की फुर्सत नहीं। रानी को क्या जवाब दूँ। नीति तो यही है कि जब तक किसानों का मामला तय न हो जाए कहीं न जाऊँ, लेकिन ये 500 रुपये का रोज़ का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूँ। फिर एक बड़ी रियासत से ताल्लुक़ हो रहा है। साल में सैकड़ों मुकदमे होते होंगे, सैकड़ों अपीलें होती होंगी। वहाँ अपना रंग जरूर जमाना चाहिए। मुहर्रिर साहब सामने ही बैठे थे। पूछा, क्यों मुंशी जी, रानी साहिबा को क्या जवाब दूँ। आपके ख्याल में इस वक्त वहाँ मेरा जाना मुनासिब है। मुहर्रिर, हुजूर किसी के ताबेदार नहीं, शौक़ से जाएं। सभी वकील यही करते हैं, ऐसे मौके को न छोड़ें। डॉक्टर, बदनामी होती है। मुहर्रिर, जरा भी नहीं। अब जब यही आम रिवाज है तो कौन किसे बदनाम कर सकता है।
इन शब्दों ने इरफान अली की दुविधाओं को दूर कर दिया। औंधते को ठेलने का बहाना मिल गया। ज्यों ही मोटर कचहरी में पहुंची, प्रेम शंकर दौड़ कर आए। बोले, मैं तो बड़ी चिंता में था। पेशी हो गई। डॉक्टर, अमौली के राजा साहब आ गए। इससे जरा देर हो गई। खाना भी नसीब नहीं हुआ। इस पेशे की न जाने क्यों लोग इतनी तारीफ करते हैं। असल में इससे बदतर कोई पेशा नहीं। थोड़े दिनों में आदमी कोल्हू का बैल बन जाता है। प्रेम शंकर, आप उधर कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? डॉक्टर, जरा सब जज के इजलास में एक बात पूछने। आप चलो, मैं अभी आता हूँ। प्रेम, सरकारी वकील ने बहस शुरू कर दी है। डॉक्टर, कोई मुजायका नहीं, करने दीजिए, मैं उसका जवाब पहले ही तैयार कर चुका हूँ। प्रेम शंकर उनके साथ साथ सब जज के इजलास तक गए। डॉक्टर साहब लगभग 1 घंटे तक दफ्तर वालों से बातें करते रहे। अंत में निकले तो बड़े संकोच भाव से बोले, आपको यहाँ खड़े खड़े बेहद तकलीफ़ हुई। मुआफ़ फरमाइएगा। मुझे ये कहते हुए आपसे बहुत नादिम होना पड़ता है कि मैं 3-4 दिन तक इस मुकदमे की पैरवी न कर सकूँगा। प्रेम, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। आप खुद अंदाज कर सकते हैं ऐसे नाजुक मौके पर आपका न रहना कितना जुल्म है। डॉक्टर, मजबूर हूँ, आपके भाई साहब ने तार से गोरखपुर बुलाया है। प्रेम, इस खबर से मेरी तो रूह ही फना हो गई। आप इन बेचारे किसानों को मझधार में छोड़े देते हैं। ख्याल फरमाइए इनकी क्या हालत होगी। यहाँ कितने तंग वक्त में कोई दूसरा वकील भी तो नहीं मिल सकता। डॉक्टर, मुझे खुद निहायत अफसोस है, मगर जब तक दुकान है तब तक खरीदारों की खातिर करनी ही पड़ेगी। ये पेशा ऐसा मनहूस है, इसमें आइन पर कायम रहना दुश्वार है। मुझे इन मुसीबत जदों का खुद ख्याल है, लेकिन मिस्टर ज्ञान शंकर को भी तो नाराज़ नहीं कर सकता। और जनाब, साफ बात तो ये है कि जब काफिर हुए तो शराब से क्यों तौबा करें। जब वकालत का सियाह जामा पहना तो उस पर शराफत का सफ़ेद दाग क्यों लगाएं। जब लूटने पर आए तो दोनों हाथों से क्यों ना समेटे। दिल में दौलत का अरमान क्यों रह जाए। बनियों को लोग खाम खां लालची कहते हैं। इस लक़ब का हक हमको है। दौलत हमारा दीन है, ईमान है। ये न समझिए कि इस पेशे के जो लोग चोटी पर पहुंच गए हैं वे ज़्यादा रोशन ख्याल हैं। नहीं जनाब, वे बगुले भगत हैं। ऐसे खामोश बैठे रहते हैं, गोया दुनिया से कोई वास्ता नहीं। लेकिन शिकार नज़र आते ही आप उनकी झपट और फुर्ती देखकर दंग हो जाएंगे। जिस तरह कमाई बकरे को सिर्फ वजन के एतबार से देखता है, उसी तरह तुम इंसान को महज इस एतबार से देखते हैं। उसी तरह हम इंसान को महज इस एतबार से देखते हैं कि वह कहाँ तक आँख का अंधा और गांठ का पूरा है। लेकिन इसे आज़ाद पेशा कहते हैं। मैं इसे इंतहा दर्जे की गुलामी कहता हूँ। अभी चंद महीने हुए मेरे भाई की शादी दरपेश थी। सादात के कस्बे में बारात गई। 3 दिन बारात वहाँ मुकीम रही। मैं रोज़ सवेरे यहाँ चला आता था और रात की गाड़ी से लौट जाता था। सभी रस्में मेरी गैर हाजिरी में अदा हुई। एक दिन भी कचहरी का नागा नहीं किया। मैं अपनी इस हवस को मकरूह समझता हूँ और ज़िंदगी भर उस आदमी का शुक्रगुजार रहूँगा जो मुझे इस मर्ज से निजात दे दे। ये कहकर डॉक्टर साहब मोटर पर आ बैठे और एक क्षण में घर पहुंच गए। 1 बजे गाड़ी जाती थी। सफ़र का सामान होने लगा। 2 चमड़े के संदूक, 1 हैंडबैग, हैट रखने का संदूक, ऑफिस बॉक्स, भोजन सामग्रियों का संदूक आदि सभी सामान बग्घी पर लादा गया। प्रत्येक वस्तु पर डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ था। समय बहुत कम था। डॉक्टर साहब घर में न गए। मोटर पर बैठना ही चाहते थे कि महरी ने आकर कहा, हुजूर जरा अंदर चले, बेगम साहिबा बुला रही हैं। मुनीरा को कई दस्त और कई आए हैं। डॉक्टर साहब, तो जरा कपूर का अर्क क्यों नहीं पिला देती? खाने में कोई बदपरहेजी हुई होगी। चीखने चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? महरी, हुजूर दवा तो पिलाई है, जरा आप चलकर देख लें। बेगम साहिबा डॉक्टर को बुलाने को कहती हैं। इरफान अली झल्लाए हुए अंदर गए और बेगम से बोले, तुमने क्या जरा सी बात का तूफान मचा रखा है। बेगम, मुनीरा की हालत अच्छी नहीं मालूम होती,
जरा चलकर देखो तो उसके हाथ पांव अकड़े जाते हैं। मुझे तो खौफ होता है कहीं कालरा न हो। इरफान, ये सब तुम्हारा वहम है, सिर्फ खाने पीने की बेएहतियाती है और कुछ नहीं। अर्क काफूर 2-2 घंटे बाद पिलाती रहो, शाम तक सारी शिकायत दूर हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं इस ट्रेन से जरा गोरखपुर जा रहा हूँ, 3-4 दिन में वापस आऊँगा। रोज़ाना खैरियत की इत्तला देती रहना। मैं रानी गायत्री के बंगले में ठहरूंगा। बेगम ने उन्हें तिरस्कार भाव से देखकर कहा, लड़की की यह हालत है और आप इसे छोड़े चले जाते हैं। खुदा न करे उसकी हालत ज़्यादा खराब हुई तो। इरफान, तो मैं रहकर क्या करूँगा? उसकी तीमारदारी तो मुझसे होगी नहीं और न बीमारी से मेरी दोस्ती है कि मेरे साथ रियायत करे। बेगम, लड़की की जान को खुदा के हवाले करते हो, लेकिन रुपए खुदा के हवाले नहीं किए जाते। लाहौल बिला कुव्वत, आदमी में इंसानियत ना हो, औलाद की मोहब्बत तो हो। दौलत की हवस औलाद के लिए होती है, जब औलाद ही न रही तो रुपयों का क्या अलाव लगेगा। इरफान, तुम अहमक हो, तुमसे कौन सिर मगज करे। ये कहकर बाहर चले आए, मोटर पर बैठे और स्टेशन की तरफ चल पड़े। सैयद इजाद हुसैन का घर दारा नगर की एक गली में था। बरामदे में 10-12 वस्त्रहीन बालक एक फटे हुए बोरिए पर बैठे करीमा और खालिक बारी की रट लगाया करते थे। कभी कभी जब वे उमंग में आकर उच्च स्वर से अपने पाठ याद करने लगते तो कानों में पड़ी आवाज़ न सुनाई देती, मालूम होता बाजार लगा हुआ हो। इस हरमोंग में लौंडे गालियाँ बकते, एक दूसरे को मुंह चढ़ाते, चुटकियाँ काटते। यदि कोई लड़का शिकायत करता तो सबके सब मिलकर ऐसा कोलाहल मचाते कि उसकी आवाज़ ही दब जाती। बरामदे के मध्य में मौलवी साहब का तख्त था। उस पर एक गढ़ियल मौलवी लुंगी बांधे एक महिला को चहला तकिया लगाए अपना मदरिया पिया करते और उस कलरम में भी शांतिपूर्वक झपकियाँ लेते रहते। उन्हें हुक्का पीने का रोग था। एक किनारे अंगीठी में उपले सुलगा करते थे और चिमटा पड़ा रहता था। चिलम भरना बालकों के मनोरंजन की मुख्य सामग्री थी। उनकी शिक्षोन्नति चाहे बहुत प्रशंसा के योग्य न हो, लेकिन गुरु सेवा में सबके सब निपुण थे। यही सैयद इजाद हुसैन का इत्तेहादी यतीम खाना था। किंतु बरामदे के ऊपर वाले कमरे में कुछ और ही दृश्य था। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ, कालीन और मसनद भी करीने से सजे हुए, पानदान, खसदान, उगालदान और सब मौके पर रखे हुए थे। एक कोने में नमाज पढ़ने की दरी बिछी थी। तस्वीर खूंटी पर लटक रही थी। छत में झालरदार छतगीर थी, जिसकी शोभा रंगीन हाड़ियों से और भी बढ़ गई थी। दीवारें बड़ी बड़ी तस्वीरों से अलंकृत थी। प्रातःकाल था। मिर्जा साहब मसनद लगाए हारमोनियम बजा रहे थे। उनके सम्मुख 3 छोटी छोटी सुंदर बालिकाएं बैठी हुई डॉक्टर इकबाल की सुविख्यात रचना शिवाजी के शेरों को मधुर स्वर में गा रही थी। इजाद हुसैन स्वयं उनके साथ गाकर ताल स्वर बताते जाते। यह इत्तेहादी यतीम खाने की लड़कियां बताई जाती थी, किंतु वास्तव में एक उन्हीं की पुत्री और 2 भांजियां थीं। इत्तेहाद के प्रचार में ये त्रिमूर्ति लोगों को वशीभूत कर लेती थी। 1 घंटे के अभ्यास के बाद मिर्जा साहब ने प्रसन्न हो सगर्व नेत्रों से लड़कियों को देखा और उन्हें छुट्टी दी। इसके बाद लड़कों की बारी आई, किंतु ये मकतब वाले दुर्बल वस्त्रहीन बालक न थे तो 4 ही, पर चारों स्फूर्ति और सजीवता की मूर्ति थे। सुंदर, सुकुमार, सुवस्त्रित, चहकते हुए घर में आए, फर्श पर बैठ गए। मिर्जा साहब ने फिर हारमोनियम के स्वर मिलाए। लड़कों ने हक्कानी में एक गज़ल गानी शुरू की, जो स्वयं मिर्जा साहब की एक सुरचना थी। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की एक सुंदर वाटिका से उपमा दी गई थी और जनता से अत्यंत करुण प्रभावयुक्त शब्दों में प्रेरणा की गई थी कि वह इस बात को अपनाएं, उसकी रमणीकता का आनंद उठाएं, द्वेष वैमनस्य की कंटक में झाड़ियों में न उलझे। लड़कों के सुकोमल ललित स्वरों में ये गजब ढाती थी। भावों को व्यक्त करने में भी ये बहुत चतुर थे। यह इत्तेहादी यतीम खाने के लड़के बताए जाते थे, किंतु वास्तव में ये मिर्जा साहब के ही दोनों बहनों के पुत्र थे। मिर्जा साहब अभी गाना के अभ्यास में मग्न थे।
इतने में एक आदमी नीचे से आया, सामने खड़ा होकर बोला, लाला गोपाल दास ने भेजा है और कहा है कि आज का हिसाब चुकता न हो तो कल नालिश कर दी जाएगी। कपड़े का व्यवहार महीने 2 महीने का है, आपको कपड़े दिए 3 साल से ज़्यादा हो गए। मिर्ज़ा साहब ने ऐसा मुंह बनाया मानो समस्त संसार की चिंता का भार उन्हीं के सिर पर लदा हुआ हो और बोले, नालिश क्या करेंगे, कह दो थोड़ा सा जहर भेज दे, खाकर मर जाऊं, किसी तरह दुनिया से निजात मिले। उन्हें तो खुदा ने लाखों दिए हैं, घरों में रुपयों के ढेर लगे हैं, उन्हें क्या खबर कि यहाँ पर जान पर क्या गुजरी है। कुनबा बड़ा, आमदनी का कोई जरिया नहीं, दुनिया चालाक हत्ते नहीं चढ़ती, क्या करूं। मगर इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आकर सब नया पुराना हिसाब कर दूंगा। अब कि मुझे ये चाल सूझी है कि कभी पट ही नहीं पड़ सकती। इन लड़कों की गजलें सुनकर मजलिसें भड़क उठेंगी। जाकर सेठ जी से कह दो, जहाँ इतने दिनों सब्र किया 1 महीना और करें। प्यादे ने हंसकर कहा, आप तो मिर्ज़ा साहब ऐसी बातें करके टाल देते हैं और मुझ पर वहाँ लताड़ पड़ती है। मुनीम जी कहते हैं तुम जाते ही न होगे या कुछ ले दे के चले आते होगे। मिर्ज़ा साहब ने एक चवन्नी उसको भेंट की। उसके चले जाने के बाद उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया और बोले, क्यों मियाँ अमजद, मैंने तुमसे ताकीद कर दी कि कोई आदमी ऊपर न आने पाए, इस प्यादे को कौन क्यों आने दिया। मुंह में दही जमा था, इतना कहते ना बनता था कि कहीं बाहर गए हैं। अगर इस तरह तुम लोगों को आने दोगे, सुबह से शाम तक तांता लगा रहेगा। आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। अमजद, मैं तो उससे बार बार कहता रहा कि मियाँ कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन वह ज़बरदस्ती जीने पर चढ़ आया। क्या करता, उससे क्या फौजदारी करता। मिर्ज़ा बेशक उसे धक्का देकर हटा देते। अमजद, तो जनाब रूखी रोटी पतली दाल में इतनी ताकत नहीं होती, उस पर दिमाग लौंडे चढ़ जाते हैं। हाथापाई किस बूते पर करूं, कभी सालन तक नसीब नहीं होता। दरवाजे पर पड़ा पड़ा मसाले और प्याज की खुशबू लिया करता हूँ। सारा घर पुलाव और जर्दे उड़ाता है, यहाँ खुश्क रोटियों पर ही बसर है। दस्तरखान पर खाने को तरस गया। रोज़ वही मिट्टी की प्याली सामने आ जाती है। मुझे भी तर माल खिलाइए, फिर देखूं कौन घर में कदम रखता है। मिर्ज़ा, लाहौल बिला कुव्वत तुम हमेशा पेट का ही रोना रोते हो। अरे मियाँ, खुदा का शुक्र करो कि बैठे बैठे रोटियां तो तोड़ने को मिल जाती हैं, वरना इस वक्त कहीं फक फक फाएँ फाएँ करते होगे। अमजद, आपसे दिल की बात कहता हूँ, आप गालियाँ देने लगते हैं, इसलिए जाता हूँ। अब अगर सूरत दिखाऊँ तो समझिएगा कोई कमीना था। खुदा ने मुँह दिया है तो रोजी भी देगा। इस स्वदेशी के ज़माने में मैं भूखा न मरूँगा। यह कह मियाँ अमजद सजल हो उतरने लगे कि इजाज़ हुसैन ने फिर बुलाया और नम्रता से बोले, आप तो बस ज़रा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। देखते नहीं हूँ यहाँ घर में कितना खर्च है। औलाद की कसरत खुदा की मार है, उस पर रिश्तेदारों का बटोर, टिड्डियों का दल है जो आन की आन दरख्त ठूंठ कर देता है। क्या करूँ। औलाद की परवरिश फर्ज ही है, रिश्तेदारों से बेमुरवत करना अपनी आदत नहीं। इस जाल में फंसकर तरह तरह की चालें चलता हूँ, तरह तरह के स्वांग भरता हूँ, फिर भी चूल नहीं बैठती। अब ताकीद कर दूंगा कि जो कुछ पके वह आपको ज़रूर मिले। देखिए अब कोई ऊपर ना आने पाए। अमजद, मैंने तो कसम खा ली है। इजाद, अरे मियाँ कैसी बातें करते हो, ऐसी कस्में दिन में सैकड़ों बार खाया करते। जाइए देखिए फिर कोई शैतान आया है। मियाँ अमजद नीचे आए तो सचमुच एक शैतान खड़ा था। ठिगना कद उठा हुआ शरीर, श्याम वर्ण, तंजेब का नीचा कुर्ता पहने अमजद को देखते ही बोला, मिर्ज़ा साहब से कह दो वफाती आया है। अमजद ने कड़क कर कहा, मिर्ज़ा साहब कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए। वफाती? मियाँ क्यों झूठ बोलते हो, अभी गोपाल दास का आदमी मिला था, कहता था ऊपर कमरे में बैठे हैं। इतनी जल्दी क्या उठकर चले गए। अमजद, उसने तुम्हें झांसा दिया होगा, मिर्ज़ा साहब कल से ही नहीं है। वफाती, तो मैं ज़रा ऊपर जाकर देख ना आऊँ। अमजद, ऊपर जाने का हुक्म नहीं, बेगमात बैठी होंगी। यह कहकर वे जीने का द्वार रोककर खड़े हो गए। वफाती ने उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीट लिया और जीने पर चढ़ा। अमजद ने पीछे से उनको पकड़ लिया। वफाती ने झल्लाकर से झोंका दिया कि मियाँ अमजद गिरे
और लुढ़कते नीचे आ गए। लौंडों ने जोर से कहा मारा। वफाती ने ऊपर जाकर देखा तो मिर्ज़ा साहब साक्षात मसनद लगाए विराजमान हैं। बोले, वाह मिर्ज़ा जी वाह, आपका निराला हाल है। घर में बैठे रहते हो, नीचे मियाँ अमजद कहते हैं बाहर गए हैं। अब भी दाम दीजिएगा या हसर के दिन ही हिसाब होगा। दौड़ते दौड़ते तो पैरों में छाले पड़ गए। मियाँ इससे बेहतर क्या होगा, हसन के दिन तुम्हारा कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। उस वक्त ज़िंदगी भर की कमाई पास रहेगी, कोई दिक्कत ना होगी। वफाती, लाइए आज दिलवाइए। बरसों हो गए आप यतीम खाने के नाम पर चारों तरफ से हज़ारों रुपए लाते हैं, मेरा क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा, मियाँ कैसी बात करते हो? दुनिया ना ऐसी अंधी है ना ऐसी अहमक। अब लोगों के दिल पत्थर के हो गए हैं, कोई पसीजता नहीं। अगर इस तरह रुपए बरसते तो तगाजों से ऐसा क्या मज़ा है? जो तुम लोगों से नादीम कराती है। खुदा के लिए 1 माह और सब्र करो। दिसंबर का महीना आने दो। जिस तरह क्वार कार्तिक महीनों में फसल के दिन होते हैं, उसी तरह दिसंबर में हमारी भी फसल तैयार होती है। हर एक शहर में जलसे होने लगते हैं। अब कि मैंने वह मंत्र जगाया है जो कभी खाली नहीं जा सकता। वफाती, इस तरह हीला हवाला करते हो आपको बरसों हो गए। आज कुछ न कुछ लिखने के हिसाब में तो दे दीजिए मिर्ज़ा। आज तो अगर हलाल भी कर डालो तो लाश के सिवा कुछ न पाओगे। वफाती निराश होकर चला गया। मिर्ज़ा साहब ने अब की जाकर नीचे का द्वार भीतर से बंद कर दिया और फिर हारमोनियम संभाला कि अकस्मात डाकिये ने पुकारा। मिर्ज़ा साहब चिट्ठियों के लिए उत्सुक रहा करते थे। जाकर द्वार खोला। समाचार पत्रों तथा चिट्ठियों का एक पुलंदा लिए प्रसन्न मुख ऊपर आए। पहला पत्र उनके पुत्र का था, जो प्रयाग में कानून पढ़ रहे थे। उन्होंने एक सूट कानूनी पुस्तकों के लिए रुपए मांगे थे। मिर्ज़ा ने झुंझलाकर पत्र को पटक दिया। जब देखो रुपयों का तगाजा, गोया यहाँ रुपए फलते हैं। दूसरा पत्र एक अनाथ बालक का था। मिर्ज़ा जी ने उसे सावधानी से संदूक में रखा। तीसरा पत्र एक सेवा समिति का था। उसने इत्तेहादी अनाथालय के लिए 20 रुपये महीने की सहायता देने का निश्चय किया था। इस पत्र को पढ़कर वे उछल पड़े। उसे कई बार आंखों से लगाया। इसके बाद समाचार पत्रों की बारी आई, लेकिन मिर्ज़ा जी की निगाह लेखों या समाचार पर नहीं थी। वह केवल इत्तेहादी अनाथालय की प्रशंसा के इच्छुक थे, पर इस विषय में उन्हें बड़ी निराशा हुई। किसी पत्र में भी इसकी चर्चा न देख पड़ी। सहसा उनकी निगाह ऐसी खबर पर जा पड़ी कि वह खुशी के मारे फड़क उठे। गोरखपुर में सनातन धर्म सभा का अधिवेशन होने वाला है। ज्ञान शंकर प्रबंधक मंत्री थे। विद्वजनों से प्रार्थना की गई कि वह उत्सव में सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाएं। मिर्ज़ा साहब यात्रा की तैयारी करने लगे। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।